हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिंकस गुरुकुल पर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, शुरुआत करेंगे चैप्टर की। आगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम की थर्ड क्लास है, जिसमें बेसिक पार्ट हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस कर चुके हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक लास्ट सेशन में हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया था, एक बार उस पे नजर डाल लेते हैं, उन चीजों को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बक्कल कैविटी स्टार्ट की है, जिसमें लास्ट क्लास में हम टीथ वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली फिनिश्ड कर चुके थे। तो हम देख चुके थे कि हमारे जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं और एक्चुअल में जो दांत होते हैं किस तरीके के होते हैं। और दांत के अलावा अगर मैं कहूँ, बाकी हम और किस चीज को डिस्कस कर चुके हैं? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ टीथ किया है। टीथ के आगे की कहानी को हम अब बढ़ाएंगे, कुछ और बेहतरीन सी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बक्कल कैविटी का एक पार्ट, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, हमारी जो बक्कल कैविटी है, मनुष्य की मुख गुहा के एक भाग को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मुख गुहा के अंतर्गत पाए जाने वाला जो एक भाग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टीथ। आपके स्माइल में चार चांद लगाने वाले जो आपके दंत होते हैं, दांत होते हैं, ये हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी टंग, है ना, आपकी जीभ। तो हम शुरुआत करेंगे टंग से। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो हम शुरुआत करेंगे आपकी जीभ से। तो सबसे पहला टीथ और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका टंग। ठीक है। यस, जैसे आपको बेटर लगता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। ठीक है। बेटा, रनिंग क्लास में जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसमें आप साथ साथ बनाते हुए चलो। फिर कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो दूसरी बार वीडियो देखो और उससे आप कवर करते हुए चलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टंग। फटाफट से हेडिंग लगाइएगा, टंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टंग की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीभ की। तो हमारे जबड़े के अंतर्गत पाई जाने वाली जो हमारी जीभ होती है, यह किस तरीके का ऑर्गन है? तो सबसे पहले अगर मैं जीभ की बात करूं, तो हमारे जबड़े के अंतर्गत पाई जाने वाली जो हमारी जीभ है, तो भाई ये किस तरीके का ऑर्गन होता है? तो जो जीभ होती है, एक्चुअल में ये एक मांसपेशीय अंग है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो कभी भी अगर आप अपनी जीभ को देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपको अपनी जीभ दिखाई देती है। और ये जो जीभ है, ये किस तरीके का अंग है? अगर हम अपने टंग की बात करें, अगर अपनी जीभ की बात करें, तो ये किस तरीके का ऑर्गन होता है? तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। यानी कहने का मतलब है यह एक मांसपेशीय अंग होता है। और मांसपेशीय अंग से मतलब क्या है? कि भाई मांसपेशियों यानी मसल से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इसके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती है। हड्डियां नहीं पाई जाती, बट कई हड्डियां तुड़वाने की ताकत रख देती है ना। इसके अंदर इतनी ताकत है कि कई हड्डियां तुड़वा सकती है। हड्डियां है नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो मस्कुलर मांसपेशीय अंग होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 5 इंद्रिय अंग होते हैं। जैसे हमारी आँख, हमारा नाक, हमारी जीभ, हमारे कान और हमारी त्वचा। तो ये 5 इंद्रिय अंग होते हैं। उन्हीं में से ही एक इंद्रिय अंग कौन-सा है? हमारी जीभ होती है, जो हमें स्वाद के बारे में बताती है, जो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। तो जीभ हमारी किस तरीके का ऑर्गन है? एक सेंसरी ऑर्गन। यानी कि मैं यूं कहूं तो ये एक तरीके से एक इंद्रिय अंग होता है, जो हमें एक सेंस के बारे में बताता है। और ये हमें किस सेंस के बारे में बताता है? तो ये हमें टेस्ट, यानी कि मैं यूं कहूं तो ये हमें स्वाद के बारे में बताता है। ये हमें टेस्ट के बारे में या फिर स्वाद के बारे में बताता है। और हमारी जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। हमारे जीभ के ऊपर कुछ स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, किस तरीके की होती हैं? तो स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम टेस्ट बड कहते हैं।
और ये जो टेस्ट बड्स होती हैं, इनका वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो वैज्ञानिक भाषा में हम इनको पैपिली के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में बेटा हम इनको पैपिली का नाम देते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कुल मिलाकर के कहा जाता है पैपिली। तो ये जो पैपली होती हैं, टेस्ट बड होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये ही हमें स्वाद के बारे में बताती है कि आप खट्टा खा रहे हो, कि आप मीठा खा रहे हो, या आप कड़वा खा रहे हो, है कि नहीं? तो भाई, और इस जीभ के ऊपर कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 9,000 से लेकर के 10,000 के बीच में स्वाद कलिकाएं हैं, जो कि हमारी जीभ पर उपस्थित होती है। तो हमारी जीभ पर करीबन 9,000 से 10,000 के बीच में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि जीभ की सतह पर उपस्थित होती हैं, अगर हम अपने टंग की बात करें। ठीक है? ये जो जीभ है, इसके ऊपर ये जो स्वाद कलिकाएं हैं, तो ये पूरी की पूरी जीभ पर फैली हुई होती है। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल देशराज जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी वॉइस आ रहा है कि नहीं? इज इट प्रॉपर नाउ? अरे यार, अभी वॉइस है कि नहीं? एक बारी मुझे आप थम्स अप करके बताइएगा, अभी वॉइस है कि नहीं? शिट यार। यहाँ से हमें शुरू करना है ना, चलो आओ। देखो, अगर हम टंग की बात करते हैं बेटा, हमारी जो जीभ होती है, ये एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हमारे गले का पीछे बिल्कुल यहाँ पे ग्रासनी वाला जो भाग होता है, जो ग्रासनी से सटा हुआ भाग होता है, यहाँ पर ना सी शेप की एक हड्डी पाई जाती है। सी आकार की यहाँ पर हड्डी होती है, जिसको हम ह्योइड बोन के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज द ह्योइड बोन। और इसी ह्योइड बोन से क्या होती है, हमारी जीभ जुड़ी हुई होती है। तो ये जो ह्योइड बोन होती है, इस हड्डी का कार्य क्या होता है? तो ये हड्डी हमारी जीभ को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, यानी कि यह हमारी जीभ को संरचना और आकार प्रदान करती है। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूं, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बोन्स, टू आवर टंग। ये क्या करता है? हमारी जीभ को स- आकार और संरचना प्रदान करना। तो मानव की जो जीभ होती है, जीभ को आकार और संरचना प्रदान करना, आकार और संरचना प्रदान करना, आकार और संरचना प्रदान करना, ये कार्य किसका होता है? तो ये कार्य होता है इस ह्योइड बोन का। देखो, तब इंसान फांसी लगाता है ना, ठीक है, तब इंसान फांसी लगाता है, तो उस समय पर ये हड्डी यहाँ से टूट जाती है। और जैसे ही हड्डी टूटती है, इंसान की जीभ बाहर आ जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा, इंसान फांसी लगाता है तो उस समय पर उसकी जीभ बाहर लटकी होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पर ह्योइड बोन होती है, जो हमारी जीभ से जुड़ी हुई है। और ये जीभ को स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है, जिसके कारण से हमारी जीभ हमारे जबड़े के अंदर रहती है। वही आपने कुत्ते की जीभ देखी होगी, तो कुत्ते की जीभ जो है गले से बाहर लटकी हुई होती है। कुत्ते की जीभ बाहर क्यों लटकी हुई होती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कुत्तों के गर्दन में ह्योइड नाम की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिस कारण से उनकी जीभ जबड़े से बाहर लटक जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है। आपने देखा, कुत्ते की गर्दन पे हम पट्टा बांध देते हैं ना, इंसान की गर्दन पे हम पट्टा नहीं बांधते, कुत्ते की गर्दन पे पट्टा बांध देते हैं। कुत्ते की गर्दन पे हम तब पट्टा बांध देते हैं, वो इसीलिए बांध देते हैं क्योंकि उसकी गर्दन में, उसके गले में, उसके ग्रासनी वाले भाग में ह्योइड नाम की हड्डी नहीं होती है। हड्डी नहीं है तो सांस की नली पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पट्टा हल्का सा टाइट भी हो जाए तो भी वो दम घुटने के कारण नहीं मरेगा। ठीक है। तो जैसे ये हड्डी टूटेगी, वैसे ही जीभ बाहर आ जाएगी हमारी भी, कुत्ते की तरह। ठीक है। तो इस हड्डी का कार्य क्या होता है? इस हड्डी का कार्य होता है हमारी जीभ को आकार और संरचना प्रदान करना। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना है कि मैडम को आता भी है कुछ या नहीं आता, पता चला आज ही एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, वरना आपकी जान को जोखिम होगी। ठीक है, आप जान को खो देंगे आप। ठीक है, तो जान बहुत कीमती है, जीवन बहुत कीमती है, इसलिए खेलते रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूँ ही पढ़ते रहो। ठीक है? तो ये हो गई हड्डी, ह्योइड। तो ये जो ह्योइड बोन है, बहुत कमाल की बोन होती है, बहुत बढ़िया। इसको हिंदी में हम टेटवा कहते हैं। तो इस हड्डी का कार्य क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, हमारी जीभ के किस भाग में कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? हमने कहा है हमारी जीभ के ऊपर करीबन 9,000 से लेकर के 10,000 पैपलीज है। 9,000 से लेकर के 10,000 टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम पैपली के नाम से भी जानते हैं। पैपली जिनको कहा जाता है, या फिर जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पैपली के अलावा इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। तो ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, कौन जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सी स्वाद कलिका पाई जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। आइए सरकार, देखिए हमारी जीभ के किस हिस्से पर
पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। जीभ का वह कौन सा हिस्सा है जहां से आप खट्टा स्वाद ले पाते हैं, और वो कौन सा हिस्सा जहां से आप मीठे स्वाद की प्राप्ति कर पाते हैं? कहाँ से मिलता है आपको मीठा स्वाद, है कि नहीं? चलो देखो, सबसे पहले देखो, ये जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है ना, आगे वाला, दिस इज नॉन एज द टिप ऑफ द टीथ। और ये जो सॉरी, ऑफ द टंग, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं बेटा एंटीरियर पार्ट ऑफ अ टंग। एंटीरियर पार्ट ऑफ अ टंग, यानी कि यह जो है जीभ का अग्रिम हिस्सा है। यह बेटा जीभ का अग्रिम हिस्सा या फिर अग्रिम भाग होता है। और ये जो जीभ का अग्रिम भाग है, ये जो एंटीरियर पार्ट है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखो, बचपन में आपने ना चूरन खाया होगा, है ना? चूरन को आगे से चाट के खाते बड़ा मजा आता है। तो ये जो जीभ का आगे वाला अग्रिम हिस्सा होता है, ये किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मीठे स्वाद के लिए। तो ये जो टिप वाला पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीट टेस्ट के लिए, या फिर ये रिस्पॉन्सिबल है मीठे स्वाद के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आपने ना मोटी बेसन वाली नमकीन खाई है, गट्टे वाली, है कि नहीं? मीठा, हाँ बिल्कुल, आगे वाला भाग जो है मीठे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीभ के जो बीच वाला भाग होता है, आपने उस पे बेसन की ना वो खाई होगी नमकीन, गट्टे वाली जो नमकीन होती है, वो जीभ के बीच वाले भाग पे रखी होती है, तो बड़ा मजा आता है। चखना, चखने का स्वाद आप कहाँ ले पाते हो? जो चखने का स्वाद है वो भी जीभ के किस भाग पे? जीभ का जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट पे आप ले पाते हो। तो जीभ का ये जो बीच वाला भाग होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है नमकीन स्वाद के लिए। ये कौन सा स्वाद हमें देता है? नमकीन स्वाद देता है। ये देता है हमें सॉल्टी टेस्ट, इट गिव्स सॉल्टी टेस्ट, ये हमें सॉल्टी टेस्ट देता है। अब इसके अलावा हमारी जीभ का जो साइड पार्ट होता है, ये वाला भाग, साइड वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। और ये किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं, जीभ का जो साइड वाला हिस्सा है, इसका जीभ का बिल्कुल लेटरल पार्ट जो है, लेटरल बॉर्डर वाला पार्ट जो होता है, ये, है ना? तब आप इमली खाते हो, खट्टा नींबू, तब आप खाते हो तो मतलब ये देखो, जीभ के किस पार्ट को आप हिलाने की कोशिश कर रहे हो। करके देखो, जहां भी बैठे हो वहां करके देखना, खट्टे खाते बड़ा मजा सा आता है ना। जो जीभ का साइड वाला पार्ट होता है, उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किस स्वाद के लिए? तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपका सोर टेस्ट के लिए, रिस्पॉन्सिबल है आपके खट्टे स्वाद के लिए। तो ये हमें किस स्वाद के बारे में बताता है? ये पार्ट हमें बताता है खट्टे स्वाद के लिए, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर टेस्ट। ठीक है। अब इसके बाद देखो, मतलब जाते हो ना घूमने फिरने और खड़े रहते हो बाहर गोलगप्पे की ठेली के पास, है ना, कि भैया और तीखा, है कि नहीं, कि और तीखा। तो भाई, हमारी जीभ का जो नीचे वाला भाग होता है, देखो ऐसे एक बार ये करके देखना, जहां कहीं भी बैठे हो, तो जीभ का कौन सा हिस्सा है जिस पर आप एक ठंडी ठंडी सी सेंसेशन फील कर पा रहे हो? तो हमारी जीभ के बिल्कुल नीचे जो तालू से सटा हुआ भाग होता है, जीभ के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ली टेस्ट के लिए। तो तब आप करते ना, भैया और मीठा, है ना, और तीखा, भैया और थोड़ा सा तीखा। तो ये जीभ का जो लेटरल पार्ट होता है, जीभ का नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ली टेस्ट के लिए। चिल्ली टेस्ट, यानी कि अगर मैं कहूं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिर्च के स्वाद के लिए, मिर्च का स्वाद या फिर चिल्ली टेस्ट, है ना। और साइंटिफिकली आपने देखा, लड़कियां ना थोड़ी सी ज्यादा चटोरी होती हैं, बहुत मन करता है तीखा खाने का, बहुत मन करता है चटपटी चीजें खाने का। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्योंकि लड़कियों के अंदर कंपैरेटिवली चिल्ली टेस्ट बड ज्यादा होती हैं, लड़के इतने चटोरे नहीं होते, है ना। तो बाहर आपको पकवान के शॉप पे लड़कियां ज्यादा चाट पकोड़े खाते हुए दिखाई देंगी, लड़के थोड़े से कम, क्योंकि साइंटिफिकली लड़कियों के जीभ के ऊपर चिल्ली टेस्ट बड ज्यादा होती है। लड़के बेचारे थोड़ा सा पे भी काम चला लेते हैं, पर लड़कियों को ज्यादा तीखा चाहिए होता है। क्यों?
ये रीजन है साइंटिफिक रीजन, क्योंकि लड़कियों की जीभ पर जो चिल्ली टेस्ट बड होती है वो थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। मिर्च का स्वाद देने वाली जो स्वाद कलिकाएं होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा उपस्थित होती है। ठीक है, तो गोलगप्पे के ठेले के पास खड़े मत हुआ करो, लड़कियों को खा लेने दिया करो, जी लेने दो उन्हें अपनी जिंदगी। तुम्हारे चक्कर में वो 2 गोलगप्पे ऐसे ही छोड़ के आ जाती हैं, है ना? तो तुम पहले ही वहां पे खड़े रहते हो राल टपकाते हुए, तुम खाने ही नहीं देते उन्हें, है कि नहीं? तो गलत बात है ये। चलो, इसके अलावा देखो, आपने ये दवाई खाई होगी, सभी ने खाई है दवाई। हम क्या करते हैं, बड़ा बचा के रखते हैं जीभ पे कहीं, फिर भी जाते 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 वो जीभ के किसी लास्ट पार्ट में जाके फिर भी अटक जाते हैं ना, बहुत कड़वी सी, बहुत अंदर से मन खराब होता है। शिट, है कि नहीं? तो हमारी जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, जीभ का कहाँ, जीभ का जो लास्ट पार्ट होता है, ये यहाँ पर, इस पार्ट में आपको, इस पार्ट को हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं पोस्टीरियर पार्ट। ये जो पार्ट है टंग का, इसको हम जानते हैं पोस्टीरियर पार्ट, इसको कहा जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, यानी कि ये जीभ का पश्चिम हिस्सा होता है, जीभ का पश्चिम हिस्सा या फिर पश्चिम भाग है। और यह भाग किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बेटा ये जो स्वाद है, ये बिटर टेस्ट के लिए, कड़वे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस, ये कड़वे स्वाद के लिए। ठीक है, तो भाई बचाओ मत, सीधा क्या करो, आगे रखो और पानी के साथ उसे गटक जाओ, कहीं अटकने ही मत दो उसे गले में, वरना कड़वी लगेगी ही लगेगी। हाँ, आंख से रोना आता है ना फिर। हाँ, नहीं, हाँ सही कहा, बिल्कुल। ओके, चलिए। हाँ, बिल्कुल आंख से रोना आता है। लड़के क्या मुंह में से छीन लेते हैं क्या लड़के? अच्छा, बेटा मुंह में से क्या क्या छीनोगे तुम, ये बताओ, क्या क्या छीनोगे तुम मुंह से? हैं? चलो, मेली गो में बात आ गई थी। आ जाओ आगे। देखो इसके पीछे का पार्ट देखो, टंग की अगर हम बात करते हैं, हमारी जो ये जीभ थी, तो इस जीभ का यहाँ पे टेस्ट बड आपको दिखाई दे रही है ये, तो ये वाली जो टेस्ट बड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही टेस्ट बड है जो किसके लिए, जो कड़वे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जीभ का ये वाला भाग रिस्पॉन्सिबल है कड़वे स्वाद के लिए। ठीक है, आओ यहाँ पर, इसके बाद इसके पीछे का बिल्कुल ग्रासनी से सटा हुआ भाग, इस पार्ट के पीछे का जितना भी भाग है, यानी इस जीभ से के इस पार्ट से पीछे का जो भाग है, ग्रासनी से सटा हुआ भाग, इस पार्ट को हम जानते हैं पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं जीभ का पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, पोस्ट पोस्टीरियर। तो ये जो जीभ का पोस्ट पोस्टीरियर भाग होता है, पश्चिम का पश्चिम भाग, पश्चिम का पश्चिम भाग, ठीक है, जीभ के पश्चिम का पश्चिम भाग जो होता है, ये है आपका ग्रासनी से जुड़ा हुआ भाग। तो जो ग्रासनी से जुड़ा हुआ भाग होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उमामी स्वाद के लिए। ये जो पार्ट है बेटा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका उमामी टेस्ट के लिए। और उमामी स्वाद हम किसे कहते हैं? ये आपका उमामी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो उमामी स्वाद है, ये कौन सा स्वाद होता है अगर मैं उमामी की बात करें? इज इट ओके? हाँ विकास, वो गलती करते हैं ना, तो आज पता चल गया होगा, आज के बाद मत रखिएगा, आज के बाद कभी भी जीभ पे पीछे नहीं रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई ये जो पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है, ये उमामी स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा भाग? ये बिल्कुल पीछे वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है आपका उमामी स्वाद के लिए। कौन सा स्वाद के लिए? उमामी। अब ये जो उमामी स्वाद है भाई, ये कौन सा स्वाद होता है? मतलब बताओ, चलो कौन बताएगा? सो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर उमामी टेस्ट। हड्डी गायब हो गई क्या हमारी यहाँ से? चलो, यहाँ पे पीछे तो हड्डी होती है, हड्डी, हड्डी से पीछे वाला भाग, तो ये भाग आपका रिस्पॉन्सिबल है उमामी स्वाद के लिए, उमामी। अब अगर हम बात करते हैं उमामी टेस्ट हम किसे कहते हैं?
ठीक है, उमामी स्वाद। तो जो उमामी स्वाद होता है ये किसका स्वाद होता है? भंडारे की सब्जी खाई है? खाई होगी, बिल्कुल सभी ने खाई होगी। तो जो भंडारे की सब्जी होती है, भंडारे की सब्जी का स्वाद कहाँ फील होता है? भंडारे की सब्जी में जो काली मिर्च होती है, जो मसाले होते हैं, उसका स्वाद कहाँ मिलता है? बिल्कुल गले के लास्ट वाले पार्ट में। अदरक की चाय पी है आप लोगों ने? बिल्कुल पी होगी। अदरक के चाय में जो अदरक होता है उसका स्वाद आप कहाँ फील कर पाते हो? गले के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में, ग्रासनी वाले भाग में ना। गले में कि भाई बड़ी खरासी हो रही है, अदरक वाली चाय पीते हैं, बड़ा रिलैक्स सा मिलता है। काली मिर्च का स्वाद बिल्कुल लास्ट में लगता है। चाट में जो काली मिर्च होती है उसका स्वाद कहाँ लगता है? बिल्कुल लास्ट में लगता है। बिल्कुल गले से ग्रासनी वाला जो भाग होता है, तो ये भाग रिस्पॉन्सिबल होता है उमामी स्वाद के लिए। और उमामी स्वाद हम किसे कहते हैं? जो अदरक का स्वाद होता है। ठीक है, अदरक का स्वाद। इसके अलावा अगर मैं अनियन की बात करती हूँ, मैं प्याज के स्वाद की बात करूं, मैं गार्लिक के स्वाद की बात करूं, ठीक है, मैं लहसुन की बात करूं, यानी कि जो गार्लिक होता है, जो लहसुन होता है, लहसुन, या फिर अगर मैं अनियन की बात करती हूँ, प्याज की बात करूं, मैं जिंजर की बात करूं, जिंजर के अलावा जितने भी स्पाइसेस होते हैं, जितने भी मसाले होते हैं, तो मसालों का स्वाद, अदरक का स्वाद, प्याज का स्वाद, लहसुन का स्वाद, ये उमामी स्वाद के नाम से जाना जाता है। और इस स्वाद को हम कहाँ पर? इस स्वाद को हम ग्रासनी वाले भाग में फील कर पाते हैं। ग्रासनी यानी कि जीभ का जो थ्रोट से सटा हुआ भाग होता है, जिसको हम पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। ये आपका पोस्टीरियर, और ये ब्लू कलर वाला क्या कहलाता है? पोस्ट पोस्टीरियर पार्ट। तो हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा किस स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को आप समझ गए होंगे। यस और नो? इज इट क्लियर? हाँ या ना, बताइएगा। इज इट ओके? चलिए, डन। इज इट क्लियर? संजू कुमार, क्योंकि संजू आप इतना अच्छा पढ़ते हैं इसलिए मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ। आई एम रियली एंजॉइंग द टाइम यू आर टीचिंग मी। हाँ जी, पुरुषोत्तम कुमार शाह मैम कुछ तो बताया करो। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी क्या बताना है बताइए, क्या बताना है ये बताइएगा। कड़वी तो उसकी बात भी लगती है ना, उसकी बात भी लग गई, बिल्कुल सही बात है। चलो, विकास मैम बुक से पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत आसान तरीके से बता देते, थैंक यू सो मच। चलिए, डन। अब देखो, एक क्वेश्चन पुरुषोत्तम ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि चिल्ली टेस्ट बड ज्यादा होने का रीजन क्या है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली भगवान ने बना के दे दिया है। कुछ चीजों के पीछे का हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं होता है। ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है, मेल्स के अंदर कम होती है। ठीक है, इसके पीछे का कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, बस इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है क्योंकि महिलाएं बेचारी किचन में ज्यादा काम करती हैं, है कि नहीं? है ना, तो महिलाएं रसोई में बैठ के तब काम कर रही होती हैं, उन्हें और कुछ काम तो होता नहीं, बैठ बैठ के पकवान बनाती रहेंगी, खाती रहेंगी, है कि नहीं? इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। चलिए, देन दैट्स ऑल अबाउट द टंग। इससे बाहर टंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब टंग के बाद आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग के बाद आती है हमारी लार ग्रंथि। ठीक है, तो टंग के बाद कौन सा पार्ट आता है? टंग के बाद आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जिनको हम जानते हैं लार ग्रंथियों के नाम से, सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर तीसरा पार्ट है बक्कल कैविटी का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं लार ग्रंथि के नाम से। ठीक है भाई, अब देखो, सबसे पहले हमारे जबड़े के अंतर्गत कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो हमारे जबड़े में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो होती है वो होती है पैरोटिड। फर्स्ट वन दैट इज पैरोटिड। तो सबसे पहली ग्रंथि जो पाई जाती है ये पाई जाती है पैरोटिड। पैरोटिड के बाद जो दूसरी होती है दैट इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल।
सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल के अलावा जो तीसरी होती है कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिब्यूलर। तो ये तीन प्रकार की पैरोटिड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अलावा अगर हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिब्यूलर। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, जो कि हमारी बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये तीनों लार ग्रंथियां क्या करती हैं? इन तीनों की तीनों लार ग्रंथियां का कार्य क्या होता है? तो ये तीनों एक साथ मिलकर के हमारी बॉडी के अंतर्गत सलाइवा का निर्माण करती हैं, यानी कि इनका कार्य होता है सलाइवा प्रोडक्शन। ये क्या करती है? ये हमारे मुख गुहा के अंतर्गत लार का निर्माण करती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिदिन आप कितनी लार का निर्माण कर देते हो? आपको क्या लगता है कि आप एक दिन में कितने लार बना देते होंगे? बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ। तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं जो कि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले जहां पे हमारे गाल होते हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ पर जो गाल वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ये सबसे पहली ग्रंथि, जिसको हम किस नाम से? पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये इसको चिक ग्लैंड भी कहा जाता है, गाल में पाई जाने वाली ग्रंथि। इसके बाद बिल्कुल हमारे होठ के पास, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, होठ के बिल्कुल पास एक ग्रंथि होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिस ग्रंथि को, ये दूसरी ग्रंथि है जिसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तीसरी ग्रंथि यहाँ पे बेस ऑफ द लोअर जॉ, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, इसके बेस में ये तीसरी ग्रंथि होती है, जिसको हम किस नाम से? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्रंथि का नाम देते हैं। इसी में टॉन्सिल होता है, आपने टॉन्सिल देखे होंगे, तो यहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है, गांठ बननी शुरू हो जाती है, तो लोअर जॉ के बेस में पाई जाती है। तीन ग्लार ग्रंथियां होती है हमारे मुख गुहा के अंतर्गत, हमारी बक्कल कैविटी के अंतर्गत, और ये तीनों मिलकर के क्या करती है? सलाइवा का निर्माण करती है, लार का निर्माण। और एक दिन के अंतर्गत हम करीबन 1 से 1.5 लीटर के बीच में लार का निर्माण कर देते हैं। प्रतिदिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिदिन आप कितनी लार, है ना, कितनी लार का निर्माण कर देते हो, तो कितनी? 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण आप एक दिन में कर देते हो, 24 घंटे में कर देते हैं। मैडम अब इतनी जाती कहाँ ये, है कि नहीं? इज इट ओके? देन बिल्कुल 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 1 से 1.25 लीटर 1.5 लीटर के आसपास ये होती है। बिल्कुल सही बात है विनीत, इतना तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड दिख रहा है इसको, एडजस्टेबल है, उतना ज्यादा भी वो नहीं है। इज इट ओके? चलिए, देखो यहाँ पर, तो ये तीनों की तीनों लार ग्रंथियां क्या कर रही है? लार का निर्माण कर रही है। यहां से अगर हम लार की बात करते हैं, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले लार को सलाइवा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लार का निर्माण कर दिया, सलाइवा का निर्माण कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मैं सलाइवा की बात करूं, अगर मैं लार की बात करूं, तो डेली बेसिस पर हम कितना लार बना रहे हैं? अगर प्रतिदिन कहा जाए, आप बोलो या ना बोलो, फिर भी आप कितना प्रतिदिन? आप कम से कम 1 से लेकर के 1.5 लीटर के बीच में लार का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, अब इसके पीएच मान कितना होता है? अब अगर आपसे लार का पीएच मान पूछ लिया जाए, तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार्ज, चलिए बताओ, लार का जो पीएच मान होता है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8। अगर मैं कहूं तो ये कितना होता है? तो ये होता है 6.8। और अगर एक रेंज में देखा जाए तो 6.2 से लेकर के 7.2 के रेंज में ये होता है। एग्जैक्टली आपको देगा तो कितना होता है? 6.8 होता है।
कैसा होता है ये नेचर में? स्लाइटली एसिडिक। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक। या फिर कैसा होता है? या फिर एसिडिक नेचर में आपको देगा। यानी कि कैसा होता है? ये हल्का अम्लीय प्रवृत्ति में रहता है। हल्का सा अम्ल होता है इसके अंतर्गत, हल्का अम्लीय। तो इसकी जो प्रवृत्ति है कैसी होती है? तो हल्का सा अम्लीय प्रवृत्ति में ये रहता है। कभी भी आपसे अगर हमारी लार की प्रवृत्ति पूछ ली जाए तो लार की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? दैट इज स्लाइटली एसिडिक। ये आपका हल्का अम्लीय होता है। ठीक है। तो ये लार जो है इसकी संरचना किससे मिलकर के हुई है? बना किस चीज से मिलकर के है? अगर हम लार की कंपोजिशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं लार की संरचना की, तो एक्चुअल में जो हमारी लार है इस चीज से मिलकर के बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ। आपसे लार की कंपोजिशन पूछ ली जाए, आपसे लार की संरचना पूछ ली जाए कि भाई ये बताओ हमारी लार किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। तो मानव की जो लार होती है, हमारा जो सलाइवा है, इस सलाइवा का करीबन अगर मैं कहूं 90% पार्ट सिर्फ और सिर्फ किससे? वाटर से मिलकर के बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जल से मिलकर के बना हुआ होता है। 90% क्या है इसके अंदर? 90% सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत जल होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अगर मैं कहूं करीबन 8 से 9% के आसपास इसके अंतर्गत आपको डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। 8 से 9% इसके अंतर्गत डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। यानी जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं पाचक एंजाइम के नाम से। डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर पाचक एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। वही इसी के साथ हमारी लार में 1% जो होता है, 1% के आसपास एक लुब्रिकेंट होता है। आपने देखा है ना कि हमारा लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, स्नेह को बढ़ाने वाला। ठीक है, स्नेह को बढ़ाने वाला स्नेहक लुब्रिकेंट। देखो, जब आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, ठीक है, कोई भी मशीन चलाते हो, तो चलाते चलाते ना उसमें फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसमें घर्षण बढ़ता है वैसे वैसे क्या करते हैं, उसमें एक लुब्रिकेंट डालते हैं, एक स्नेहक डालते हैं उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो मशीन है वो बहुत स्मूथली वर्क करती रहे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा लार होती है, आपने देखो ना कभी थूक को मुंह में लेके देखा हो, चिपचिपा होता है, बड़े चिपचिपाहट इसके अंदर होती है। चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी किसके कारण होता है? क्योंकि हमारे लार के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है, एक स्नेहक होता है, जो स्नेह को बढ़ाने का काम करता है ना। सबसे सस्ता और सबसे किफायती स्नेहक यही होता है ना, जहां मर्जी जिस समय इमरजेंसी में काम आ जाता है। अब कोई और लुब्रिकेंट नहीं होता है, तब यही इमरजेंसी में काम आता है कि नहीं? चाहे आपको नोट गिनने हो, चाहे आपको पेज पलटने हो, है कि नहीं? बचपन से आप यूज करते हुए आ रहे हो, उसको जवानी तक यूज करोगे, बुढ़ापे तक यूज करोगे, है कि नहीं? तो भाई बहुत काम ही आपका आता है, इमरजेंसी में बड़ा काम, बहुत मददगार साबित होता है कि नहीं? चलिए, क्लास 7:30 बजे। इज इट ओके? चलेगा। ग्रीस डालते हैं, हाँ, जैसे ग्रीस डालते हैं ना वैसे ये सलाइवा भी एक ग्रीस की तरह कार्य करता है। तो खूब बेसिक पार्ट हमने देखा, डाइजेस्टिव एंजाइम और लुब्रिकेंट। देखो लुब्रिकेंट कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे सलाइवा के अंतर्गत कौन सा लुब्रिकेंट पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो कौन सा लुब्रिकेंट है जो कि हमारे सलाइवा के अंतर्गत पाया जाता है? तो अगर आपसे लुब्रिकेंट पूछ लिया जाए तो कौन सा लुब्रिकेंट होता है? तो भाई लुब्रिकेंट है म्यूसिन। तो कौन सा स्नेहक इसके अंदर पाया जाता है? तो लुब्रिकेंट होता है आपका म्यूसिन। ठीक है, म्यूसिन।
बात करेंगे हमारे सलाइवा के अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओके, आ जाइए। तो सलाइवा के अंदर पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि पाचक एंजाइम। तो कौन कौन से पाचक एंजाइम हैं जो कि हमारे ऐसे पाचक एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो बेसिकली 3 पाचक एंजाइम हैं जो हमारे सलाइवा में मौजूद हैं। सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट वन, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। लारिये एमाइलेज इसको कहा जाता है। लारिये एमाइलेज, ठीक है। लारिये एमाइलेज, या फिर एक और नाम से इसको जाना जाता है एमाइलेज टाइलिन। एमाइलेज टाइलिन, ठीक है। एमाइलेज टाइलिन, ठीक है। दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? एक तो सलाइवरी एमाइलेज है, या फिर यही एमाइलेज टाइलिन पी साइलेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंड वन। एमाइलेज टाइलिन के अलावा दूसरा होता है आपका यहाँ पर एमाइलेज टाइलिन हो गया, और दूसरा कौन सा है आपका? दैट इज ग्लाइकोजन। सॉरी, कौन सा होता है? ना 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 ना, सेकेंड वन दैट इज माल्टेज। माल्टेज, ये माल्टोज नहीं है, इट्स माल्टेज। देखो, एक होती है माल्टोज, माल्टोज इज अ शुगर, तो इट इज नॉट माल्टोज, इट इज माल्टेज। ये है माल्टेज। और तीसरा कौन सा पाया जाता है? तो जो तीसरा है दैट इज डायस्टेज। तीसरा होता है डायस्टेज, ठीक है। डायस्टेज, डायस्टेज, ठीक है। दूसरा कौन सा है? माल्टेज, ठीक है। तो ये 3 डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारी लार के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इन तीनों का कार्य क्या है? तो जो सबसे पहला है एमाइलेज टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता है? हमारे शरीर में, देखो, हमारी पूरी की पूरी आहार नाल में जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। तो ये सबसे पहले क्या करता है? हमने जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया होता है, बट उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। ये क्या करता है? ये उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो तब ये उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये कैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट को फाइनली किसमें? कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ये ग्लूकोज में तोड़ेगा, यानी कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला है आपका C6H12O6। C6H12O6 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं माल्टेज, तो अब अगर मैं माल्टेज की बात करूं, माल्टेज किसके लिए? माल्टेज स्पेशली स्टार्च के डाइजेशन के लिए। ये किसके? ये स्टार्च के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, और स्टार्च को ये किस में तोड़ेगा? स्पेसिफिकली सिर्फ स्टार्च के पाचन के लिए होता है माल्टेज। और स्टार्च का इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज हर तरीके के कार्बोहाइड्रेट को देखेगा, सिर्फ स्टार्च को छोड़ करके। स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा? माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा? स्टार्च को तोड़ेगा। और एंजाइम हम किसे कहते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि यहाँ पर पाचन की दर को बढ़ा देने का कार्य करेंगे। तो माल्टेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, और स्टार्च को भी किसमें तोड़ेगा? तो ये स्टार्च को भी आपका ग्लूकोज के अंदर ब्रेक कर देगा।
यानी कि C6H12O6 ये इसको भी किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा। बारी आती है डाइस्टेज की। डाइस्टेज किस लिए होता है? तो डाइस्टेज जो है जितने जानवर होते हैं उनके लार पाया जाता है और इसका कार्य होता है सेल्यूलोज का पाचन। ये क्या करता है, हमने जितना भी सेल्यूलोज खाया है उस सेल्यूलोज का पाचन करता है। और सेल्यूलोज का पाचन करेगा, सेल्यूलोज को किस में तोड़ेगा, तो तब ये सेल्यूलोज का पाचन करता है तो सेल्यूलोज को किस में तोड़ता है, सेल्यूलोज को भी ये ग्लूकोज में तोड़ेगा। यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज में इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों का डाइजेशन यानी कि इसके अंदर कुल मिलाकर के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जानवरों के जबड़े के अंदर, जानवरों के लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, अगर मैं डाइस्टेज की कहानी की बात करूं, हमारी लार में डाइस्टेज होता जरूर है, ये डाइस्टेज जो है अक्रिय रूप में है। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं, यानी कि अगर मैं मानव लार की बात करती हूँ, तो मानव की लार के अंतर्गत पाए जाने वाला जो डाइस्टेज होता है ये अक्रिय रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ये अक्रिय क्यों है, देखो ये क्या करते हैं, डाइस्टेज ना हमारे दो अंगों में होता है। डाइस्टेज नाम का जो एंजाइम है, एक तो हमारे सलाइवा में होता है, एक तो हमारे लार में पाया जाता है, दूसरा कहां पर होता है, दूसरा यही एंजाइम होता है हमारे अपेंडिक्स के अंदर। यही एंजाइम हमारे अपेंडिक्स के अंतर्गत भी पाया जाता है। हमारे शरीर के अंतर्गत ये क्रिय रूप में है और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य मैंने आपको बताया कि डाइस्टेज का कार्य क्या था। डाइस्टेज का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या है, इसका बेसिक कार्य है सेल्यूलोज का पाचन। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाला जो सेल्यूलोज होता है, या फिर जानवरों के शरीर में जो सेल्यूलोज है, जिस सेल्यूलोज को इन्होंने खाया है उसका पाचन करेगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में ये अक्रिय है तो हमारे शरीर के अंतर्गत सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो मानव शरीर के अंतर्गत डाइस्टेज अक्रिय रूप में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारे सलाइवा के अंदर होता जरूर है बट इसका कोई भी कार्य नहीं है हमारे सलाइवा के अंदर। ओके, दूसरा देखो यहां पर, अगर मैं बात करती हूँ इसी डाइस्टेज की, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, जितने भी शाकाहारी जंतु हमारे आसपास पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हमारे आसपास मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम रूमिनेंट भी कहते हैं, इन्हीं को हम रूमिनेंट भी कहते हैं, जो चरते हैं और दूध देते हैं। चरते हैं और दूध देते हैं ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट भी कहते हैं, जैसे गाय। ठीक है, गाय के अलावा जैसे भैंस, भैंस के अलावा जैसे अगर मैं बकरी की बात करूं तो इनको हम रूमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, रूमिनेंट। रूमिनेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं, इनके सलाइवा में जो डाइस्टेज होता है वो आपका क्रिय नहीं, इनके शरीर के अंतर्गत सक्रिय रूप में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा गाय और भैंस पहले चारा खाती हैं, चारा खाने के बाद बैठ के जुगाली कर रही होती है, बैठ के मुंह चला रही होती है, बहुत सारे झाग होते हैं इनके मुंह से बाहर निकल रहे होते हैं। जिस समय पर वो बैठ के जुगाली कर रही होती है तो उस समय पर उनकी लार के अंदर पाए जाने वाला जो डाइस्टेज है वो सक्रिय होता है और वो क्या करता है, वो इनके शरीर के अंतर्गत इनके जबड़े में सेल्यूलोज का पाचन करता है। वो क्या करता है, इस समय पर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज यानी कि सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो डाइस्टेज है ये मनुष्य के शरीर के अंतर्गत सक्रिय रूप में पाया जाता है, सक्रिय रूप में नहीं है। तो हम जितना सेल्यूलोज खाते हैं उसको एज इट इज अपनी आहार नाल में अपने एनएस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देते, बाहर निकाल देते एज इट इज। छुएगा नहीं हमारा शरीर, उसको पाचन नहीं करेगा। ठीक है, जितने शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये सब इसका पाचन करते हैं।
तो इन सभी के शरीर में इनकी लार के अंदर जो डायस्टेज होता है वो सक्रिय होता है, और मनुष्य की लार में ये कैसा होता है, अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। तो हार्बिवोरस एनिमल्स या फिर जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनके शरीर के अंतर्गत वो सक्रिय है और लगातार क्या कर रहा है, वो सेल्यूलोज का पाचन कर रहा है। बट मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, इसीलिए अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। यही कारण है मनुष्य के शरीर में जो अपेंडिक्स है वो कैसा अंग है, एक तरीके से अवशेषी अंग के तौर पर जाना जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट ओके? दिनेश, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो यही मिलेगी। देखो यार, वाह कितना मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, रोहित यादव, यूपी पुलिस एग्जाम में जो बायो से क्वेश्चन आप देखोगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन। गौरव पूछ रहे नीट की तैयारी हो जाएगा क्या? बेटा गौरव, आप गलत जगह है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसकी कर रहे हो? नीट की तैयारी आज से बिल्कुल नहीं होगी। बेटा आप ही को ये नीट का लेवल लग रहा है तो गलत लग रहा है, इससे कहीं गुना कहीं गहराई में एसएससी पहुंच चुका है फिलहाल। तो इससे कहीं गहराइयों में है ना। तुम सिर्फ तुम्हें ही कोई गहराइयों में मजा आता है। हाँ, तुम्हें सिर्फ गहराइयों का आनंद उठाते रहो। एसएससी वाले भी गहराइयों तक जान पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो जो एसएससी वाले हैं उनको भी गहराई बहुत पसंद है। वो भी गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि गहराई में डुबकी मार के आओ। है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नीट की तैयारी इस बैच से नहीं हो सकती है। नॉट पॉसिबल। देन लक्की शर्मा मैम, हाउ बिग इज अवर टंग? वाह, हाउ बिग इज अवर टंग। आप जीभ बाहर निकालो, मैं इंची टेप लेकर के आती हूँ। ठीक है, आप जो है जीभ बाहर निकालो, मैं इंची टेप लेकर के आती हूँ। ठीक है, चलो। हमारी जो जीभ होती है वो 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए टंग की जो लेंथ होती है, ठीक है, हमारी जो टंग है मेल की थोड़ी सी बड़ी होती है, 7.5 से 8.5 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है, टंग की लंबाई पुरुष वर्ग की थोड़ी बड़ी होती है। कहते हैं ना हम, जैसे महिलाओं की जीभ बहुत लंबी है। जीभ लंबी नहीं होती, जीभ चलती ज्यादा है। ठीक है, काम ज्यादा करती है। तो पुरुष की जो जीभ होती है वो करीबन 7 से 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 से 9 तक भी चली जाती है। और महिलाओं की जो होती है, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं 6 से 7, 6 से 7.5, 6 से 7। ओ शिट यार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ शिट 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 शिट, व्हाट इज दिस यार? अच्छा, वापस भी आ जाता है क्या? अरे वाह, क्या बात है। चलो, अब आओ देखो, जो पुरुषों की जीभ होती है इसकी लेंथ, ठीक है, मैंने कहा पुरुष, तो पुरुष की जीभ की लंबाई कितनी होती है? तो ये मान के चलो 7.5 से 8.5 सेंटीमीटर लंबी है। और महिलाओं की जीभ, महिला 6.5 से 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है बेटा जी। चलो, डन। आ जाओ। देखो जीभ की पे अगर मैं दोबारा आए तो इसका कार्य भी सुन लो, जीभ का कार्य क्या है। आओ, जीभ का कार्य, जीभ का कार्य क्या होता है? What will be its function? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, चलो, कभी कभी मेरा मन ऐसा करने लगता है क्यों ना न्यूज एंकर बन जाऊं। ऐसी फीलिंग आने लगती है अंदर से कभी कभी, है ना। चलो, जीभ का कार्य। तो जीभ का कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य है भोजन को लार के साथ मिलाना। भोजन को लार के साथ मिलाना।
भोजन को लार के साथ मिलाना। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड फूड। मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है भाई। दूसरा इसका कार्य क्या है? सेकंड फंक्शन। तो भोजन को लार के साथ मिलाता है। दूसरा इसका कार्य क्या है? दूसरा इसका कार्य होता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन आपने देखा होगा ना, जो गूंगे लोग होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन शब्दों का निर्माण। तो एक बार एक्सीडेंट में अगर किसी के जीभ पर चोट भी लग जाती है ना, तो वो बोल नहीं पाते हैं। शब्दों का निर्माण, या फिर अगर हम कहें वर्ड फॉर्मेशन, तो वो लोग ना बोल नहीं पाते अगर किसी बाई चांस किसी के जीभ पे चोट लग जाए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जीभ ही क्या करती है? शब्दों का फिल्टर करती है। वर्ड फिल्ट्रेशन का कार्य हमारी जीभ का ही होता है। ठीक है। अब अगर आपसे आपके लार का कार्य पूछा जाए, तो लार का कार्य तो आप समझ ही गए होंगे। अब लार पूरी पढ़ ली, अब इसमें कार्य बचा ही क्या है? तो लार के 3 मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है। अगर मैं लार के कार्यों की बात करूं, तो लार के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो भाई लार के 3 मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला क्या है? पाचन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। इट्स हेल्प इन डाइजेशन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। दूसरा कार्य क्या है? टू किल ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, हम भोजन खाते तो भोजन के साथ साथ कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु भी तो हमारे लार के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। तो हमारी सलाइवा में हमारे खाने के साथ जो सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु पहुंचे, तो जितने भी सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु हमारे भोजन के माध्यम से हमारी बक्कल कैविटी, मुख गुहस तक पहुंचते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन होता है? ये कार्य होता है सलाइवा का। अब जो सलाइवा से बचे, तो उन्हें पता है पेट में दादाजी बैठे हुए हैं ना, पेट में एचसीएल बैठा हुआ है, वो अपने आप सबको देख लेगा। तो जो सलाइवा से बचे उनको कौन मारेगा? एचसीएल मारेगा, जो हमारे पेट में बैठा हुआ है। ठीक है। तीसरा, अगर आपसे कार्य पूछा जाए, तो तीसरा कार्य इसका क्या होता है? तीसरा कार्य होता है इसका लुब्रिकेशन। कहा है ना, सबसे सस्ता और सबसे किफायती, हर मुसीबत में साथ देने वाला, इमरजेंसी की स्थिति में साथ देने वाला स्नेहक, तो ये लुब्रिकेशन का कार्य करता है। ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? सलाइवा का सहारा लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बक्कल कैविटी। इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है और कल संडे आपकी क्लास होगी, क्योंकि बीच में मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई थी 1-2 दिन। तो अब कल आपकी क्लास होगी, और कल जो क्लास का टाइमिंग होगा वो होगा सुबह 10 बजे। कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपकी क्लास लूंगी। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में, अगली 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी और आपके जवाब दूंगी। बताइएगा मैम, मेल का लॉन्ग क्यों होता है? बाकी आपको पता होना चाहिए कि पुरुष के जितने भी अंग होते हैं वो बड़े होते हैं, महिलाओं के अंगों से बड़े होते हैं। ये कुदरती है, कुदरत ने बना के भेजा है, कुदरत का करिश्मा है। इसीलिए पुरुषों का जो औसतन वजन होता है शरीर का, वो ज्यादा होता है। पुरुषों की हाइट महिलाओं के कंपैरिजन में, औसतन हाइट देखी जाए, वो ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुष के हर एक शरीर के अंग का आकार और वजन महिलाओं के अंगों के आकार और वजन से ज्यादा होता है। ये कुदरत का करिश्मा है। ठीक है भाई। चलेगा। डन। हाँ जी, सूरज आपको मिल जाएगी। फिर फेवरेट फूड देखने से क्यों सलाइवा निकल आता है? आप जैसे फेवरेट फूड देखते हो तो आपके हॉर्मोन्स जाग जाते हैं। आपके हॉर्मोन्स जाग जाते हैं, आपके हॉर्मोन्स जो सलाइवा के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपका थैलेमस एक्टिव हो जाता है।
एमएसएससी सीजीएल मेंस में कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन। दीपांकर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से। क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, चलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। जितिन थ्रोट को कल पढ़ेंगे। दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए।